कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है हमारा ब्लड यानी रक्त। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिस्टोलॉजी शुरू किया था, एनिमल टिश्यू शुरू किया था। एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन और ब्लड रह गया था, तो बोन और जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। तो अभी टिश्यू ही चल रहा है, हमने बस उसको क्या किया है कि अलग अलग टॉपिक का नाम दे दिया है। तो लेट अस स्टार्ट विद ब्लड। ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं या रुधिर कहते हैं या लहू कहते हैं या खून कहते हैं। तो लहू या खून जो है वो बॉलीवुड में इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा लहू मेरा लहू एक जैसा, नाना पाटेकर, है ना। लेकिन हम पढ़ेंगे कि लहू एक जैसा नहीं होता है, ब्लड में भी ग्रुप्स होते हैं। तो ब्लड ग्रुप की भी हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए ब्लड को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन का होगा आगाज यानी कि शुभारंभ। तो इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक है, हम सेशन को शुरू करेंगे। जैसा कि पहले ही लाइन में आपको दिख रहा होगा कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है ना। तो हम उत्तक ही पढ़ रहे हैं, बस नाम अलग दे दिया, तरल संयोजी उत्तक। और ये भी शायद आपको पता होगा कि ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी कहलाती है। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ब्लड का पीएच 7.4 होता है। अच्छा, 7.4 कहने का मतलब क्या है कि ब्लड जो है एसिडिक है कि बेसिक है? तो बेसिक है, 7 से ज्यादा है ना, तो क्षारीय होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्लाइटली बेसिक या मोर बेसिक, तो आप क्या कहिएगा कि जो ब्लड हमारा है वो स्लाइटली बेसिक है, थोड़ा सा क्षारीय है। स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय, है ना, हल्का हल्का क्षारीय होता है। तो मानव रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो क्षारीय भी हो ऑप्शन में और हल्का क्षारीय हो, दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? आपको स्लाइटली बेसिक। रक्त का जो आयतन होता है, नॉर्मल वॉल्यूम, रक्त का जो सामान्य आयतन होता है वो 5 to 6 लीटर होता है। 5 to 6 लीटर, है ना। तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। शरीर के भार का कितना प्रतिशत, ये भी पूछा गया है। तो याद रखना 7% ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, 7% ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत? 7% आपका क्या होता? रक्त होता। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है और सामान्य रक्त का जो आयतन होता है 5 to 6 लीटर। बॉडी वेट का कितना परसेंट? 7% ऑफ योर बॉडी वेट। ठीक, चलिए कुछ और बिंदुओं पर हम गौर करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाओं के अंदर, नसों के अंदर क्यों नहीं जमता? बाहर निकलते ही जम जाता है। क्वेश्चन होगा कि ब्लड डज नॉट क्लॉट और कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी और ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के भीतर या रुधिर वाहिकाओं के भीतर नहीं जमता? तो एक केमिकल होता है ब्लड में, उस केमिकल का नाम होता है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन, है ना। तो शरीर या रुधिर वाहिकाओं के भीतर, मतलब नसों के भीतर रक्त हिपैरिन के कारण नहीं जमता। हिपैरिन क्या है? एक केमिकल है। और अगर पूछा जाए कि जो हिपैरिन है उसका केमिकल नेचर क्या है, तो हिपैरिन एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। हिपैरिन जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हिपैरिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्लड रुधिर वाहिकाओं के भीतर नहीं जमता। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए ब्लड का जमना क्या कहलाता है? ब्लड का जमना कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन, हिंदी में कहते हैं रक्त का जमना या रक्त का थक्का जमना या रक्त अस्कंदन। रक्त अस्कंदन बोलते हैं, ठीक है, रक्त अस्कंदन। तो ब्लड को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है कौन? हिपैरिन। सो हिपैरिन एक प्रकार का क्या हो गया? एंटी कोएगुलेंट।
एंटी कोएगुलेंट हो गया। क्या हो गया? एंटी कोएगुलेंट हो गया, प्रति अस्कंदक हो गया। मतलब रक्त का जमना क्या कहलाता है? अस्कंदन। तो जो रक्त को जमने से रोकेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रति अस्कंदक। प्रति अस्कंदक बोलेंगे, है ना, यानी जमने से रोकने वाला, प्रति अस्कंदक। तो क्वेश्चन हो सकता है कि शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, या रक्त में एंटी कोएगुलेंट कौन है? कोएगुलेशन मतलब जमना, एंटी कोएगुलेंट मतलब जमने से रोकने वाला कौन है? तो दोनों का उत्तर आपका हिपैरिन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हिपैरिन है क्या एक्चुअली में, हिपैरिन का केमिकल नेचर क्या है, यू विल से हिपैरिन इज अ प्रोटीन। हिपैरिन इज अ प्रोटीन। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है आपको। अगले पॉइंट पे चलेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त के घटक हम लोग क्या देखने वाले हैं? रक्त के घटक देखने वाले हैं। हमारा जो ब्लड है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। तो अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। हमारा जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है आपका प्लाज्मा, एक क्या है आपका? प्लाज्मा। और दूसरा है क्या? ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स मिलकर क्या हो गया? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स मिलकर क्या हो गया? आपका ब्लड हो गया। तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स विल बी इक्वल टू योर ब्लड। ठीक है, ब्लड हो गया। एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? प्लीज रिमेंबर 55 से 60% ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एग्जैक्ट डेटा है आपका 55%। तो रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। तो ब्लड सेल्स कितने हो जाएंगे? 45%। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा? तो आप कहेंगे लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग होता है, रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। सो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मा। और अगर आप प्लाज्मा का भी कॉम्पोजिशन देखना चाहते हो तो प्लाज्मा में आप जानते हो, प्लाज्मा में आप जानते हो कि प्लाज्मा में 92% आपका क्या होता है? पानी होता है। 92% आपका क्या होता है? पानी होता है। सो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्लाज्मा का अधिकांश भाग होता है, उत्तर क्या था? जल। प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या होता है? पानी होता है। कितना? 92% पानी होता है। और 7% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, है ना, 7% इसमें प्रोटीन होते हैं। और 1% की बात करें तो बच गया 1%। 1% में ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, हार्मोन होते हैं, आयन होते हैं। क्या क्या होगा? ग्लूकोज होगा, और क्या क्या होगा? यूरिया होगा, हार्मोन होंगे, आयन होंगे, है ना, सॉल्ट होंगे। तो अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है? पानी होता है। अधिकांश भाग प्लाज्मा का पानी होता है, और प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। तो रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा में बिखरी हुई होती हैं कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स बिखरे पड़े होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये तीन प्रकार के आपके ब्लड सेल्स होते हैं। तभी ब्लड को हम टिश्यू कह पा रहे हैं। आपने कहा कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे भाई? पहले आप टिश्यू प्रूफ कर लो ना, तब कनेक्टिव टिश्यू बताना। ब्लड टिश्यू कैसे हुआ? तो आप कहेंगे सर टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ब्लड में कहां है? सेल्स, है ना, ये तीन प्रकार के सेल्स हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ब्लड में, तो टिश्यू हो गया। और क्या कर रहे हैं? बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड स्टेट में है तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं? तो हमें सबसे पहले पढ़ना है आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज के बारे में, और प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। लेकिन यहां पे बात चली है कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में 92% पानी होता है और 7% प्रोटीन्स होते हैं, जिनको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स।
रक्त के प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो 7% होते हैं, इन्हें कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा में होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। तो 2-3 बातें याद रख लीजिएगा। पहला जो है ब्लड प्रोटीन, जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बोलिए, ब्लड प्रोटीन बोलिए, एक ही बात है। एल्बुमिन, एल्बुमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है उसका नाम है एल्बुमिन। एल्बुमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, और ये बनता है कहां पर? लीवर में बनता है। ये एल्बुमिन लीवर में बनता है। और इसका काम क्या होता है? ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, रक्त के प्रसरण दाब को मेंटेन रखना। ये सीडीएस में सवाल था कि रक्त के प्रसरण दाब को बनाए रखता है कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? वो है एल्बुमिन। दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन का नाम तो आपको पता ही होगा, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है? प्लाज्मा में मौजूद ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरा फाइब्रिनोजेन, आगे हम पढ़ेंगे। फाइब्रिनोजेन नाम का जो प्रोटीन है वो रक्त को जमाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है या ब्लड कोएगुलेशन करता है, रक्त का थक्का जमाता है, रक्त अस्कंदन करता है। जैसे आपका कहीं पर कट फट गया तो वहां पे ब्लड का जमना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। तो 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन या रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाते हैं, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, और ये एल्बुमिन रक्त के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा कहलाता है, और प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं बिखरी पड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लड सेल्स, जिनमें है 3 प्रकार के ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज आरबीसीज। आरबीसीज को हम पहला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? आरबीसीज को देखने जा रहे हैं, है ना। आरबीसीज का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा। क्या है आरबीसीज का फुल फॉर्म? आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसको और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोस मतलब रेड, साइटोस मतलब सेल। पहला सवाल यहां से ये रहता है कि भाई ये आरबीसीज कहां बनता है? तो सबको पता होगा, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अभी अस्थि मज्जा क्या है? तो जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो हमारी लंबी हड्डियां होती हैं, हमारी लंबी हड्डियां होती हैं, इनमें एक सेमी सॉलिड मटेरियल भरा होता है, और इन सेमी सॉलिड मटेरियल को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी में रहता है, इसी में बनता है आपका आरबीसी। और ये बोन मैरो कहां है? लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियों में होता है। लंबी जो हमारी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियां हैं, उनमें रहता है। तो अगर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आरबीसीज कहां बनते हैं, तो बोन मैरो में ना लिखकर क्या लिख सकता है? लॉन्ग बोन्स, क्योंकि ये बोन मैरो हमारी लंबी हड्डियों में होता है। लेकिन जो फीटस होता है, फीटस समझते हैं ना, भ्रूण, भ्रूण की हड्डियां तो खोखली होती हैं। तो आपसे अगर ये क्लियर पूछ रहा है कि फीटस में आरबीसीज कहां बनते हैं, तो एकदम याद रख लीजिएगा, फीटस में आरबीसीज लीवर में और स्प्लीन में बनता है, यकृत में और प्लीहा में बनता है, 2 अंगों में बनता है। तो अगर क्लियर पूछ रहा है कि भ्रूण में आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पे होता है, तो लीवर में और स्प्लीन में। लीवर यहां पे एक अंग होता है राइट साइड में, जहां पे मैंने हाथ रखा है, दिस इज द पोजीशन ऑफ लीवर। और लेफ्ट साइड में यहां पे आपका स्टमक है, ये स्टमक है और ये डायफ्राम है। स्टमक और डायफ्राम के बीच लेफ्ट साइड में यहां पर एक छोटा सा अंग होता है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, और लीवर को तो यकृत कहते हैं, आपको पता ही है। स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, इनमें बनता है। अब आ जाइए आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की जो संख्या होती है, इसको भी आपको याद रख लेना है कि भाई 5 से 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड। 5 से 5.5 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होंगी 1 ml ब्लड में। When we take 1 ml of blood, then we have 5 to 5.5 millions of RBCs, my dear friends.
तो 5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर रक्त, प्रति मिलीलीटर रक्त में 5 से 5.5 मिलियन। ये जो 5 होता है ना वो फीमेल में होता है, और 5.5 जो होता है वो मेल में होता है। मेल में जो आरबीसीज की संख्या होती है थोड़ी ज्यादा होती है। फिर पूछा जाता है जीवन काल, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है, ये पूछा जाता है। What is the average life span of RBCs? तो याद रख लेना 120 डेज। तो 100 से 120 डेज के बीच में होता है जीवन काल इनका। तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी है। सुपर डुपर हिट सवाल है, सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। 120 दिनों के बाद आरबीसीज की डेथ हो जानी है, क्योंकि इनका जीवन काल ही 120 दिनों का है। और फिर ये जो डेड आरबीसीज हैं वो लीवर में और स्प्लीन में जाकर नष्ट होते हैं। इसलिए आरबीसीज को स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान। क्या बोलते? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान बोलते। तो लिख दिया है यहां पे इस बात को कि डेड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। 120 दिनों के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, और मृत लाल रक्त कोशिकाएं यकृत और प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं। दैट्स वाई स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान। मृत लाल रक्त कोशिकाएं यकृत और प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं, इसी कारण प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो आप यहां पर पूछ सकते हैं कि सर डिस्ट्रक्शन तो दोनों में हो रहा है, लीवर में भी और स्प्लीन में, तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान सिर्फ आप स्प्लीन को क्यों कह रहे हैं, लीवर को क्यों नहीं कह रहे? तो भाई देखिए, आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन है वो लीवर और स्प्लीन दोनों जगहों पे होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन ज्यादा कहां पे हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है और ऑप्शन में लीवर और स्प्लीन दोनों ही है, तो हम स्प्लीन को प्रायोरिटी देंगे। अगर स्प्लीन ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान हम किसे कहेंगे, तो आप लीवर को लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर स्प्लीन की अगर हम बात कहेंगे तो स्प्लीन को एक और नाम से जाना जाता है, प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो वो है आपका स्प्लीन। आप कहिएगा क्यों? ग्रेवयार्ड तो इसलिए क्योंकि वहां पर मृत आरबीसीज आकर नष्ट हो रहे हैं। ये ब्लड बैंक क्यों? क्योंकि देखिए, सपोज करें कि अगर किसी पर्सन का कोई सीवियर एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे समय में ये जो स्प्लीन है कुछ आरबीसीज को अपने अंदर रिजर्व कर लेगा, जमा कर लेगा, और फिर धीरे धीरे बॉडी को सप्लाई करेगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। चलिए, अब अगर हम आरबीसी की बात करें तो सपोज करो कि यह एक आरबीसी है। ध्यान दीजिएगा, यह एक आरबीसी है, लाल रक्त कोशिका है। अब अगर हम लाल रक्त कोशिका को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। ये लाल रंग का एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। HB शॉर्ट में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? हीमोग्लोबिन। तो अगर आरबीसीज को देखें हम, तो आरबीसीज के अंदर आपको रेड कलर का एक पिगमेंट दिखेगा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप कहेगा सर इट इज अ रेड पिगमेंट। यह लाल वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लाल वर्णक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि केमिकली क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, तो याद कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें के आयरन है ना। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन है।
तो आरबीसी के अंदर एक रेड कलर की डाई है, एक रेड कलर की पिगमेंट है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग क्या है? लाल है। और इस आरबीसी की वजह से ब्लड का रंग क्या है? लाल है। रक्त का रंग क्या है? लाल है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रक्त के लाल रंग का कारण है तो क्या बोलिएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल और आरबीसी के कारण ब्लड का रंग लाल। ब्लड का रंग लाल। तो अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक रेड पिगमेंट है, लाल रंग का वर्णक है, लेकिन केमिकली ये क्या है? तो यह एक प्रकार की प्रोटीन है जिसमें आयरन है। तो अगर देखिए आपको आयरन की कमी हो गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आयरन की कमी हो गई तो किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई मतलब लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो गई, आरबीसीज की कमी हो गई। और आरबीसीज की कमी हो गई मतलब आपको ब्लड की कमी हो गई, रक्त की कमी हो गई। और रक्त की कमी को ही हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं, रक्तहीनता कहते हैं, या अरक्तता कहते हैं। तो हीमोफीलिया, सॉरी, रक्त की कमी क्या कहलाती है? अनीमिया कहलाती है। हीमोफीलिया तो जेनेटिक डिजीज में हम लोग देखेंगे, है ना। तो रक्त की कमी हो गई, तो रक्त की कमी का हो जाना, रक्त कम हो जाना, ये एक बीमारी है और ये कहलाती है अनीमिया, बोले तो रक्तहीनता। तो अनीमिया की दो वजह होती हैं। अगर किसी को अनीमिया हो गया तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनीमिया की, अनीमिया की यानी रक्तहीनता की, तो रक्तहीनता की दो वजह हो सकती हैं। एक तो हो सकती है आयरन की कमी। आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा? आयरन की कमी हुई तो किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी मतलब रक्त की कमी। और दूसरी वजह हो सकती है विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 की कमी, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो आरबीसीज को मेच्योर करता है। तो आरबीसीज के मेच्योरेशन के लिए, लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वण के लिए जरूरी होता है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 नहीं होगा आपकी बॉडी में तो आरबीसीज मेच्योर नहीं होंगे, तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकती है। तो देखो हमने यहां पे लिख दिया है, हमने यहां पे लिख दिया है कि आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक लाल रंग की डाई है, एक लाल रंग का पिगमेंट है। लेकिन एक्चुअली में क्या है? तो हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में क्या है? एक लौह युक्त प्रोटीन है। क्या है? लौह युक्त प्रोटीन है। ठीक है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें के आयरन है, जिसमें के आयरन है। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, आरबीसीज की, तो आरबीसीज में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? हीमोग्लोबिन है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन है। तो आप इसे किस नाते से, किस रिश्ते से रेड ब्लड सेल कह रहे हैं? बताइए। रेड ब्लड सेल कैसे हुआ? सेल में तो न्यूक्लियस होना चाहिए था, सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, जितना आपने पढ़ा है सेल में। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सेल वाली तो कोई बात नहीं है। तो आप इसे रेड ब्लड सेल कैसे कह रहे हैं? किस हक से कह रहे हैं? इस हक से कह रहे हैं, सुनिए, कि जब आरबीसीज बनते हैं तो इनमें वो सारी चीजें होती हैं जो होनी चाहिए एक सेल में। इनमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम सब होता है, गोल्गी बॉडी सब होता है जो सेल में होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये आरबीसीज मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, इनमें से ये सारी चीजें गायब होने लगती हैं, रह जाता है सिर्फ क्या? हीमोग्लोबिन। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। ये एक एडेप्टेशन है, एक अनुकूलन है जो हमारी बेहतरी के लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आरबीसीज में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन रह सके।
अरे भाई न्यूक्लियस रहता वो जगह लेता, माइटोकॉन्ड्रिया रहता वो जगह लेता, लाइसोसोम रहता वो जगह लेता, गोल्गी बॉडी रहता वो जगह लेता। तो जब आरबीसीज बनते हैं तो एक सेल में जितनी चीजें होनी चाहिए वो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, ये सारी चीजें इसमें से गायब होने लगती हैं और रह जाता है सिर्फ हीमोग्लोबिन, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को रख सके। तो परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई कोशिका अंगक होते हैं, ना ही कोई सेल ऑर्गेनल होते हैं। इस बात को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। तो हमने यहां पे नोट करके लिखा है, देखो अलग से हमने नोट करके आपको लिखा है अलग से कि इन मैच्योर आरबीसीज न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका अंगक नहीं पाए जाते, केंद्रक तथा कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। और आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन का काम हमने पहले ही पढ़ रखा है रेस्पिरेशन में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के वाहक हैं। एंड वी ऑल नो दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ Hb कैन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है जी। तो ये जो हो गया आरबीसीज के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। अब जैसे कुछ क्वेश्चन को जरा देख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो बोलता है कि आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। आरबीसीज, एक्चुअली आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, लोग कह देते हैं कि आरबीसी कैरी कर रहा है, लेकिन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, कहां, फेफड़ों से शरीर के तमाम कोशिकाओं तक ले जाता है। आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आरबीसीज लैक न्यूक्लियस, यानी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब बोल रहा है कि ऑल द अबव आर करेक्ट। तो आप बताओ कि इसमें से कौन करेक्ट है। तो उत्तर है कि ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे इसमें करेक्ट हो गए, सारे के सारे इसमें क्या हो गए, करेक्ट हो गए, है कि नहीं। उसी प्रकार अगर हम बात करें आरबीसीज के शेप की, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसीज, तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है वो जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर आपके एग्जाम्स में रहता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है माय डियर फ्रेंड्स, आकार है वो क्या होता है, बाई कॉनकेव एंड डिस्क लाइक। ऐसे ऊपर से देखिएगा तो डिस्क जैसा दिख रहा है, और इसको ऐसे काट कर देखिएगा तो ऐसा बीच में ये चपटा रहता है, पेड़े जैसा, पेड़ा होता है ना बीच में ऐसे चपटा, तो कैसा हो गया, ऐसे इसको काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा बाई कॉनकेव, ऐसा, यानी दोनों कॉनकेव सिरा है ना। तो इस तरह से चपटा चपटा सा होता है, पेड़े जैसा। तो ऊपर से देखने पर डिस्क जैसा, और ऐसे काट के देखेंगे तो बाई कॉनकेव, यानी उभय अवतल और डिस्क जैसा। ये शेप आपको याद रख लेना है। ऐसा शेप होने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये कैरी करेगा। सो शेप ऑफ आरबीसीज आर बाई कॉनकेव एंड डिस्क लाइक। अब आते हैं हीमोग्लोबिन कंटेंट, है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होगी। हीमोग्लोबिन कंटेंट मतलब हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है बताइए। तो अगर हम बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल, यानी 1 डेसीलीटर रक्त में 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा पुरुषों में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन कंटेंट को किस यूनिट में, किस इकाई में व्यक्त करते हैं। तो उत्तर क्या था, ग्राम पर डीएल, मतलब ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को किस इकाई में व्यक्त करते हैं, तो ग्राम पर डीएल। महिलाओं में यह होता है थोड़ा सा कम, नेचुरली रहता है 12 से 15 ग्राम
प्रति डेसीलीटर, 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर महिलाओं में। और आरबीसीज एवं डब्ल्यूबीसीज का जो अनुपात होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 600:1। आरबीसीज एवं डब्ल्यूबीसीज का अनुपात 600:1 होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके चलने हैं, इंपॉर्टेंट है, रटने वाली ही चीजें हैं, ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट वाली बात चल नहीं रही है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसीज पे। आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसीज पे आते हैं। डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ल्यूकोसाइट्स। इसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी कहां बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन बोन मैरो। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है एनसीईआरटी में मेंशन है 6000 से 8000 प्रति मिलीलीटर रक्त पर एमएल ऑफ ब्लड। प्रति मिलीलीटर रक्त में 6000 से 8000 श्वेत रक्त कोशिकाएं आपको हो सकती हैं। और इनका जो जीवन काल है, वो है 1 से 4 दिन, या ऐसे भी लिखा रह सकता है few hours to few days, कुछ घंटों से कुछ दिनों का जीवन काल। कुछ घंटे भी जीवित रह सकते हैं, कुछ दिन भी जीवित रह सकते हैं। और कुछ दिन का मतलब क्या होता है? 1 से 3 दिन, 1 से 4 दिन, है ना? 1 to 3 days, 1 to 4 days। जैसे किसी ने कहा कि कुछ दिन मेरे यहां रुक जाओ, तो क्या उसके यहां 1 हफ्ता रुक जाइएगा? कुछ दिन का मतलब क्या होगा? 2-3 दिन हो गया, बहुत है। 1 हफ्ता रुक जाइएगा तो हो जाएगा अतिथि कब जाओगे। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि लोग अतिथियों का स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। अब अतिथि बोझ समझते हैं लोग अतिथियों को। पहले घर के दरवाजों पे लिखा मिलता था अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। अभी घर के दरवाजों पे लिखा मिलता है कुत्ते से सावधान, है ना? पहले हम लोगों की काफी बाहर क्लासेस चलती थी। पैरामाउंट में हम लोग पढ़ाया करते थे, आगरा, जयपुर, एमपी, पटना, है ना? तो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के पास ब्रांच हुआ करता था। यह है 2014, 15, 16 की बात, है ना? तो हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरते थे और फिर जाते थे सेंटर पे क्लास लेने के लिए। तो गेस्ट हाउस से सेंटर की तरफ जब हम लोग जाते थे तो एक बड़ा सा घर दिखता था और बड़ा सा दरवाजा, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था कुत्ते से सावधान। तो जब भी मैं वहां से गुजरता था तो मुझे एक शेर याद आ जाता था कि जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, जिस गेट पर लिखा हुआ रहता था ये बयान, मेहमान मेरा होता है भगवान के समान, लेकिन तरक्कियाते जमाना तो देखिए, उस गेट पर लिखा है कि कुत्ते से सावधान। तो जमाने ने तरक्की कर ली, अतिथि देवो भव की जगह कुत्ते से सावधान लिखा है, और लोगों ने अतिथियों का निरादर शुरू कर दिया, इसलिए उनके घरों से बरकतें चली गई। आपकी औकात नहीं है कि आप किसी को खिला सकते हैं, जो आता है अपने हिस्से का लेकर आता है। बच्चा मां के पेट में 9 महीने तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें, विटामिन, मिनरल सब लेता रहता है जो उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है। और आज तक तो ऐसे भी किसी को फुर्सत नहीं है कि सर चलिए आज चाय वाय पीते, अरे बहुत बिजी हैं, है ना? तो अगर कोई आपके घर आ रहा है तो ये आप पे एहसान कर रहा है कि नहीं? तो कुछ घंटों से कुछ दिनों का जीवन काल होता है किसका? डब्ल्यूबीसीज का। और इन्हें हम क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इन्हें शरीर की सेना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कवक, कोई भी रोगाणु आपकी बॉडी में घुसता है तो उसे मारता कौन है? डब्ल्यूबीसीज। अगर ये ना होते तो आप जिन बीमारियों के संपर्क में आते वो बीमारियां आपको हो जाती। तो आपको बीमारियों से बचा रहा है कौन? अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस आपकी बॉडी में घुस रहा है तो उसको मार रहा है कौन? डब्ल्यूबीसीज। तो सेना किसे कहेंगे? डब्ल्यूबीसीज को। अगर ये ना होते तो आज जिन जिन बीमारियों के संपर्क में आता वो बीमारियां हो जाती। तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो डब्ल्यूबीसीज के कारण आती है। और शरीर से बीमारियों की लड़ने की क्षमता को कहा जाता है इम्यूनिटी।
व्हाट इज इम्यूनिटी? द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज। शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। इन्हें शरीर की सेना भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग WBCs के प्रकार। अगर देखो WBCs के हम प्रकार की बात करते हैं तो WBCs को दो मेन प्रकार में बांटा गया है। हम पूरा टाइप दिखा देते हैं आपको 11th लेवल पे, और फिर जिसको याद करने को कहूंगा बस उसे याद रखना है आपको। WBCs को दो पार्ट में बांटा गया है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका रहित श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं। उदाहरण देख लीजिए। एक ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्या आते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और अगर हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की तो इसमें आते हैं आपके एस्नोफिल्स, basophil, and the last one is neutrophils, ठीक है, न्यूट्रोफिल। अब यहां पे जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन WBCs का प्रकार है या कौन WBCs का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स। उत्तर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट, है ना, एरिथ्रोसाइट RBCs को कहते हैं। तो WBCs के दो प्रकार हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं एस्नोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए, अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की तो लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, है ना, हिंदी में भी ये लिखा मिलेगा, बी और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की तो टी लिम्फोसाइट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टी किलर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। तो टी लिम्फोसाइट का एक टाइप है जिसका नाम है टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर कोशिकाएं, टी हेल्पर कोशिकाएं। तो टी लिम्फोसाइट के भी बहुत टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, टी मेमोरी सेल्स हैं, टी किलर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं। ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, इसको HIV का जो वायरस होता है, देखो एड्स एक बीमारी है, एड्स, और एड्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है HIV। HIV एक वायरस है और इस वायरस से होती है बीमारी एड्स। एड्स का जो वायरस है HIV, ये किल कर देता है किसको? किल कर देता है किसको? टी हेल्पर सेल्स को, जिसकी वजह से क्या होती है, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है,
और व्यक्ति जिन जिन बीमारियों के संपर्क में आता है वो बीमारियां उनको हो जाती हैं और उन बीमारियों से पर्सन की डेथ हो जाती है। एड्स से कोई नहीं मरता। एड्स का पूरा नाम सुनिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद ग्रहण किया गया, अर्थात यह जन्मजात रोग नहीं है। एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद ग्रहण किया। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, वीक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? बहुत सारी बीमारियां, और उन बीमारियों से पर्सन की डेथ। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां। तो एक्वायर्ड मतलब जन्म के बाद ग्रहण किया गया। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियां, और उन बीमारियों से पर्सन की डेथ। तो एड्स का जो वायरस है HIV, ये इसी टी हेल्पर सेल्स को मार देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और आदमी जिन जिन बीमारियों के संपर्क में आता है उन बीमारियों से पर्सन की डेथ हो जाती है। एड्स से कोई नहीं मर रहा। तो आप कहिएगा सर एड्स का वायरस HIV ने सिर्फ टी हेल्पर सेल्स को मारा, बाकी सब भी तो WBCs हैं, ये सब भी तो सेना है, तो फिर ये क्यों शरीर को नहीं बचा पा रहे, है ना? सिर्फ इसके मर जाने से बाकी WBCs के ये टाइप, ये सब क्यों इनएक्टिव हो गए? तो देखिए, जब सेना होती है तो उसका एक कमांडर होता है, सेनापति होता है। उसी तरह से ये सारे के सारे WBCs हैं, सब सेना है, लेकिन ये जो टी हेल्पर सेल्स है, समझ लो कमांडर है, सेनापति है। अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन घुसता है तो ये टी हेल्पर सेल्स बाकी सबको चौकन्ना कर देता है, उसको बताता है कि भाई आ गया है दुश्मन, उसको मारना है। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसी को मार देता है, कमांडर को ही मार देता है, जिसकी वजह से सब इनएक्टिव। तो अगर कोई पूछता है कि एड्स में कौन प्रभावित होता है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट, तो आप क्या कहेगा? WBCs। WBCs में भी कौन? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो क्या कहिएगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कौन? B या T, तो T लिम्फोसाइट। और T लिम्फोसाइट में भी कौन? T हेल्पर सेल्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एड्स का वायरस HIV किसको मार देता है? तो T हेल्पर सेल्स को मार देता है। अब इनमें सबके फंक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, इन 2-3 के फंक्शन देख लीजिए। जैसे लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट WBCs होता है, याद कर लीजिएगा। सॉरी, मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होता है वो लार्जेस्ट WBCs होता है, और ये डायरेक्ट क्या करता है? पैथोजन को किल कर देता है, मार देता है। जैसे देखिए, सेना कई तरह की होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सब सेना ही है, क्योंकि ये WBCs के प्रकार हो गए। एक सेना वो होती है जो दुश्मन को देखते ही गोली मार देता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे सीमा में कोई प्रवेश करे दुश्मन हमारा। लेकिन एक सेना वैसी होती है कि दुश्मन को आने देता है, जब उसके रडार में आ गया तो कोई केमिकल रिलीज कर दिया, उस केमिकल से दुश्मन मर गया, उस केमिकल से दुश्मन क्या हुआ? मर गया। मतलब केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है। तो देखिए, ये मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा वाला WBCs है, और ये डायरेक्टली किल करता है पैथोजेंस को, खा जाता है। अगर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में घुसा ना, उसको डायरेक्ट किल कर देगा, डायरेक्ट खा जाएगा। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी कौन वाला? B लिम्फोसाइट जो होता है, B लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट WBCs होते हैं, और ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट नहीं मारते, यह केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल वेपन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में घुसेगा ना, तो ये केमिकल रिलीज कर देगा। उस केमिकल का नाम है एंटीबॉडीज। क्या नाम है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करता है? किल कर देता है किसको? पैथोजन को, रोगाणु को। तो ये डायरेक्ट मारता है और ये केमिकल का इस्तेमाल करता है ना। ये बड़ा है, ऐसे याद रखिएगा, बड़ा है तो डायरेक्ट भिड़ जाता है, इससे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे सरहद में कोई घुस आए, जज्बाती किस्म का है। और ये छोटा है तो सामने नहीं जाता कि कहीं हम ही ना पिट जाएं, तो ये केमिकल के थ्रू मारता है। केमिकल वेपन, रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, और उस केमिकल वेपन का नाम क्या है? एंटीबॉडीज। तो ये याद रख लीजिएगा आप, ठीक है, टाइप्स ऑफ WBCs में, है ना। तो मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट WBCs हैं,
और लिम्फोसाइट जो हैं वो स्मॉलेस्ट WBCs की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें लिम्फोसाइट बी जो है वो कैसे मारता है, तो केमिकल के थ्रू मारता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, WBCs। अब आ जाते हैं हम अपने प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स पे हमने कहा था कि ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा में बिखरे पड़े होते हैं। याद करिए, तो रक्त के प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं बिखरी पड़ी होती हैं। एक है आरबीसीज, दूसरा है WBCs और तीसरा है आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और ये भी बोन मैरो में बनेगा। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। देखिए यहां पर एक पॉइंट वाली बात आपको बताता हूं, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स तीनों कहां बन रहे हैं, बोन मैरो में। अगर ये तीनों बोन मैरो में नहीं बनते तो हम ब्लड को टिश्यू नहीं कह पाते। ब्लड क्या है, कोशिकाओं का समूह है, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं और इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति में क्या हो, समान हो। सभी का ओरिजिन कहां से हो रहा है, बोन मैरो से, इसलिए ब्लड को हम टिश्यू कह पा रहे हैं। तो इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होगा। और प्लेटलेट की जो संख्या होती है, बिंबाणुओं की जो संख्या होती है, वो 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर रक्त, 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर रक्त। 1 मिलीलीटर रक्त में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट होता है। अच्छा, डेंगू में कौन प्रभावित होता है, यही प्लेटलेट। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक करना शुरू हो जाता है, नाक से मुंह से खून आने लगेगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। जीवन काल 5 से 8 दिन या 8 से 10 दिन लिखा रहेगा आपके ऑप्शंस में। और कार्य इसका अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका जो काम होता है ना, वो होता है रक्त अस्कंदन करना। रक्त अस्कंदन, तो यह रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। इट टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन। इट टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन है। और रक्त का थक्का जमना एक शब्द में क्या कहलाता है, रक्त अस्कंदन। तो यह रक्त अस्कंदन करते हैं। ये ना हो तो ब्लड नहीं जम पाएगा। अगर कहीं पर कट फट गया तो पता है ब्लीडिंग होती रहेगी। तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। प्लेटलेट की संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर रक्त होती है। जीवन काल 5 से 8 दिन या 8 से 10 दिन का होता है। कार्य है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। इंपॉर्टेंट हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए। बोलता है कि रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को मैक्रोफेजेस कहते हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, सही से सुमेलित है। कौन से जोड़े सही से सुमेलित हैं? तो पहला वाला तो ठीक है कि भाई रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट को अभी कहा कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मतलब तीसरा जोड़ा है वो गलत है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही से सुमेलित है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड को जमाना। लेकिन ब्लड को जमाने में सिर्फ प्लेटलेट का रोल नहीं होता। आइए हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड को जमाने के लिए और क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहते हैं। ब्लड को जमाने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उस पर जरा गौर फरमाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसको ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। ब्लड कोएगुलेशन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरी हैं, वो जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं, वो जरा देखें आप। आवश्यकताएं हैं, पहला है आपका बिंबाणु, प्लेटलेट चाहिए। और क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के को जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। और क्या चाहिए? फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन
फाइब्रिनोजेन, और क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन, और क्या चाहिए, कैल्शियम, और क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। जिससे एक बार सवाल था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है प्लेटलेट, विटामिन के, फाइब्रिनोजेन, ऑल ऑफ दीज। उत्तर क्या था, ऑल ऑफ दीज। एक बार सवाल पूछा गया कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, है ना। ये फाइब्रिनोजेन हमारी बॉडी में कहां बनता है, ये जो फाइब्रिनोजेन है वो हमारी बॉडी में कहां बनता है, तो याद कर लीजिएगा कि फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है। और ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है क्या, तो याद कर लेना, ये एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं। तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो एक प्रकार की प्रोटीन है, जो बनते हैं लीवर में, करते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, विटामिन के चाहिए, फाइब्रिनोजेन चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, कहां बनते हैं, लीवर में, करते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तो हो गई इनकी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा गैस ब्लड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स। क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स, यानी बोले तो रक्त समूह। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ब्लड ग्रुप यानी के रक्त समूह हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन में रहने देते हैं, यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।